हेलो गाइस। तो यार कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंधु नदी को कवर करेंगे, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों को फिर आगे तीन पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, सिंधु नदी तंत्र पर रहेगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन करें उससे पहले हम इसके एक बार मैप पर स्थिति समझ लेते हैं कि किन किन राज्यों से गुजरती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल और कहाँ पर इसका मुहाना है। चलिए चलते हैं फिर मैप पर। तो देखिए गाइस, अब हमने आपके सामने उत्तर भारत का मैप खोल दिया है और इधर हमारा देश, पड़ोसी देश है चाइना, और ये है चाइना का इधर तिब्बत वाला एरिया। ओके, तो चाइना के इस तिब्बत वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक झील है, मानसरोवर झील। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है, मानसरोवर झील, जिससे हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब सिंधु नदी मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये फिर इंडिया में एंटर करती है और फिर इंडिया से होती हुई इधर पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश करती है और देन इधर पाकिस्तान से होती हुई इधर कराची बंदरगाह से होती हुई इधर ये अरब सागर में अपना जल डाल देती है। ठीक है, अब देखिए मानसरोवर झील में पानी कहाँ से आता है, ये जरूरी है। मानसरोवर झील में भी तो पानी आता होगा, तो ये कहाँ से आता है। तो देखिए, इसके ऊपर ही एक ग्लेशियर है, सानो ख्याबान ग्लेशियर। सानो ख्याबान ग्लेशियर नाम याद रखिए, सानो ख्याबान ग्लेशियर। और इसके जस्ट इस साइड आता है कैलाश पर्वत। कौन सा, कैलाश पर्वत। और देन इसके इस साइड नीचे की तरफ आता है बोकरचू ग्लेशियर। तो इन तीनों ग्लेशियर से पानी आता है किसमें, हमारी मानसरोवर झील में। और फिर मानसरोवर झील से हमारी सिंधु नदी निकल जाती है और देन इधर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। तो आपको क्रम क्या याद रखना है, देखिए तिब्बत से सिंधु नदी किधर गई, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। और देन किधर गई, पाकिस्तान में, और फिर अरब सागर में अपना जल डाल दिया। तो आपको ये क्रम याद रखना है, तिब्बत से इंडिया और देन पाकिस्तान। ठीक है, ये एक बार हमने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया सिर्फ इसका। अब चलते हैं हम इसके बिल्कुल एक्यूरेट मैप पर। तो देखिए गाइस, अब हमने आपके सामने पूरा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र खोल दिया है। तो देखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में इस नदी की लंबाई है 1114 किलोमीटर। तो देखिए, इधर इन्होंने सिंधु नदी का उद्गम स्थल इधर सानो ख्याबाब ग्लेशियर को बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में पानी आता है सानो ख्याबाब ग्लेशियर से, कैलाश पर्वत श्रेणियों से और बोकरचू ग्लेशियर से। इन तीनों ग्लेशियर से पानी आता है किसमें, मानसरोवर झील में, और उससे हमारी निकलती है सिंधु नदी, जो इधर पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश करती है और देन इधर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। ठीक है, तो देखिए, इस पूरे अपवाह तंत्र को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, दाईं सहायक नदियाँ, और ये नीचे आपको जितनी भी दिख रही है ये सारी है बाईं सहायक नदियाँ। तो देखिए, किसी भी नदी के दाईं सहायक नदियाँ, बाईं सहायक नदियाँ, ये कैसे डिवाइड करते हैं तो उसे समझ लीजिए एक बार। तो देखिए, जिस भी डायरेक्शन में नदी का पानी बह रहा हो, तो सिंधु नदी का कौन सी डायरेक्शन में पानी बह रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में किसी नदी का पानी बह रहा हो, आप उस साइड अपना मुंह कीजिए। देन देखिए कि आपका दायां हाथ कौन सी साइड है, यानी कि राइट हैंड आपका कौन सी साइड है। तो हमारा दायां हाथ कौन सी साइड होगा, जब हमारा मुंह इस डायरेक्शन में होगा तो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये होगी दाईं सहायक नदियाँ, यानी कि राइट ट्रिब्यूटरीज, और नीचे की तरफ होगा हमारा बायां हाथ, यानी कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे दाईं सहायक नदियाँ। तो चलते हैं आगे, दाईं सहायक नदियों को पढ़ते हैं पहले। सिंधु नदी की दाईं सहायक नदियों में हमारे पास कौन सी नदियाँ आती हैं, वो है श्योक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी और गोमल नदी। इन नदियों में से सिर्फ श्योक नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भारत में स्थित है, बाकी ये सभी दाएं सहायक नदियां हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब जरा इनकी स्थिति को हम मैप पर समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, अब हमने आपके सामने सिंधु की दाईं सहायक नदियाँ खोल दी है। इसमें सिर्फ आपको सिंधु की दाईं सहायक नदियाँ ही दिखाई देगी, जिससे हमें मैप समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अब ये हमारी मानसरोवर झील कौन है जी, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के जस्ट ऊपर की तरफ है जी कौन सा, सानो ख्याबाब ग्लेशियर। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा सानो ख्याबाब ग्लेशियर। ओके, और देन ये नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर है जी कैलाश पर्वत। इसके जस्ट नीचे कौन सा पर्वत है जी, कैलाश पर्वत। ओके, और फिर नीचे की तरफ कौन सा पर्वत नीचे की तरफ आता है जी बोकरचू ग्लेशियर। तो इन तीनों ग्लेशियर से पानी आता है किसमें,
मानसरोवर झील में, और देन मानसरोवर झील से हमारे निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी इधर पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश करती है, और देन इधर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। तो देखिए सिंधु नदी चीन के तिब्बत वाले एरिया से इंडिया में एंटर करती है, और देन इधर पाकिस्तान से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, तिब्बत से इंडिया और देन पाकिस्तान। तो देखिए इंडिया में ये कहाँ से एंटर होती है, तो इंडिया में एक जगह है जी दमचौक, क्या नाम है जी, दमचौक। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, और देन चिल्लास से भारत से एग्जिट कर जाती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आती है भारत में, सिर्फ एक ही इसकी दाई सहायक नदी है, वो है शोक नदी। ठीक है, शोक नदी, जिसे मृतकों की नदी भी बोला जाता है। इस नदी का बहाव सबसे ज़्यादा तेज है इसकी सभी दाई सहायक नदियों में से। ओके, शोक नदी की सहायक नदी आती है जी ऊपर से नुब्रा। कौन सी आती है जी, नुब्रा। तो देखिए नुब्रा, नुब्रा कहाँ से निकलती है, नुब्रा इधर ऊपर है जी सियाचिन पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, नुब्रा निकलती है जी सियाचिन पर्वत श्रेणी से। और शोक नदी कहाँ से निकलती है जी, शोक नदी निकलती है जी तिब्बत पठार और तिब्बत के पर्वतों से। ठीक है, अब ये भारत से चिल्लास से एग्जिट हो गई, चिल्लास से एग्जिट कर जाती है, और दमचौक से ये एंटर करती है। आप इसे ध्यान में ऐसे रख सकते हैं कि जब ये भारत में एंटर करती है तो बड़े धूमधाम से एंटर करती है, तो इसलिए दमचौक, और जब भारत से एग्जिट करती है तो ये चिल्लाते हुए एग्जिट करती है, इसलिए चिल्लास से एग्जिट कर गई। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद रखना है। अब ये आगे जी पाकिस्तान में। ठीक है, भारत से एग्जिट हो गया इसका चिल्लास से, अब ये आगे जी पाकिस्तान में। जब ये पाकिस्तान में आ जाती है तो इसकी प्रथम जो सहायक नदी आती है पाकिस्तान में, वो आती है जी गिलगिट। ओके, कौन सी, गिलगिट। पाकिस्तान गिलगिट की तरह रंग बदल लेता है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी प्रथम सहायक नदी पाकिस्तान में कौन सी आती है, दाई सहायक नदी प्रथम, वो भी कहाँ पर, पाकिस्तान में, वह जी गिलगिट नदी। ओके, गिलगिट नदी। जब आगे चलते हैं तो इसकी प्रथम महत्वपूर्ण जो सहायक नदी आती है वो आती है काबुल नदी। ठीक है, काबुल नदी। और काबुल नदी की सहायक नदी कौन सी थी, स्वात नदी। ठीक है, स्वात नदी। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि काबुल नदी और स्वात नदी दोनों मिलती है स्वात घाटी में। कहाँ पर मिलती है जी, स्वात घाटी में। और स्वात घाटी को जो है पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है। किसको, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग बोला जाता है, द हेवन ऑफ द पाकिस्तान। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देन जब हम आगे चलते हैं तो इसकी एक महत्वपूर्ण दाई सहायक नदी आती है, किसकी, सिंधु नदी की। कौन सी नदी, कुर्रम नदी। ठीक है, कौन सी, कुर्रम नदी। और फिर आती है दाई सहायक नदियों में इसकी गोमल नदी। यहाँ से आगे सारी पाकिस्तान में है, और यहाँ से चिल्लास से भारत का ये जो खत्म हो जाता है, ये सारा आगे पाकिस्तान का एरिया, आपको ये ध्यान रखना है। और इधर ये आगे फिर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। कराची जो कि बंदरगाह है, पूरी टाइप से एक ट्रांसपोर्टेशन शहर है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब समझते हैं हम बाई सहायक नदियों को। तो देखिए अब हम सिंधु की बाई सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। दाई सहायक नदियों को हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो आपको जितनी भी नीचे दिख रही है सारी बाई सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए बाई सहायक नदियों में सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है, वो है झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से, जम्मू कश्मीर में ये बैरीनाग झील, यहाँ से निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी की सहायक नदी है ऊपर किशनगंगा, जिस पर चलाया हुआ है किशनगंगा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान में मतभेद बने हुए हैं। ये करंट टॉपिक आपको याद रखना है। झेलम नदी पर आगे स्थित है जी वुलर झील। तो देखिए वुलर झील में एक क्वालिटी है, क्या है कि झेलम नदी इस एरिया के अंदर, झेलम नदी जो जिगजैग फॉर्म में बहती है। जिगजैग फॉर्म कैसे, ऐसे वी शेप आकृति में बहती है। और जब नदी इस वी शेप आकृति में बहती है तो क्या होता है वो देख लीजिए कि जब पानी ऊपर से उतरेगा तो इस तट से क्या होगा कि ये अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाएगा जी, बिल्कुल। और जब ऊपर से नीचे उतरेगा तो इस तट से भी जब अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों मुहानों के बीच की दूरी, इन दोनों मुहानों के ये जो बीच की दूरी है ये कम हो जाएगी, और एक टाइम पर ये जो है कुछ ऐसे पास हो जाएंगे, और कुछ समय बाद क्या होगा कि ये दोनों मुहाने ही जो है आपस में मिल जाएंगे। ये बीच वाले मुहाने जो आपस में मिल जाएंगे, और ये जो आपको दिख रहा है, ये गोखूर आकार की आकृति, ये जो है नदी के संपर्क में तो रहेगी। ये जो गोखूर आकार की आपको आकृति दिख रही है, ये नदी के संपर्क में रहेगी, और ये झील की आकृति जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो वुलर झील का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। अब देखिए वुलर झील की क्वालिटी क्या है। तो देखिए जब झेलम नदी में पानी ऐसे ऊपर से आता है, झेलम नदी में ऐसे पानी ऊपर से आता है, वुलर झील में प्रवेश करता है,
तो पानी वुलर झील में ऐसे एंटर होकर ऐसे घूमकर पानी बाहर निकलता है, और वुलर झील की आकृति जो है गोखुर आकार की, आपको ये भी ध्यान रखना है। और पानी जो है इसके अंदर ऐसे घूमकर बाहर निकलता है, ठीक है। तो वुलर झील की क्वालिटी है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन किसी भी टाइप से ऐसे उठ जाए। तो देखिए झेलम नदी आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में एक जगह है, झंडा नाम से जगह है एक पाकिस्तान में, जिसको कई किताबों में जंग भी लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए ये चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ पर है जी? ये हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा, जिससे निकल रही है जी चंद्रा नदी और भागा नदी। चंद्रा और भागा के मिलन से बनी है जी चेनाब नदी। तो देखिए ज्योग्राफी का नियम है, जब दो नदी आपस में मिलती है तो उनका नाम बदल दिया जाता है। कब? जब उन दोनों की गहराई सेम होती है तब, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक नदी ज़्यादा गहरी है तो उसका नामकरण उसी के आधार पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, अगर उनकी गहराई सेम है तो उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कर दिया इन्होंने, तो ये चेनाब नदी इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो चंद्रा और भागा के मिलन से बनी चेनाब नदी, जो कि आगे चेनाब नदी में कौन सी मिली? ऊपर से झेलम नदी आकर मिल गई। कहाँ पर? पाकिस्तान में जगह है, झंडा नाम से एक जगह है, जिसको कई किताबों में जंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे जब हम आते तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है रोहतांग दर्रा, और बाड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखना है आपको। दोनों ही जगह हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा से नदी निकलती है रावी नदी। देखिए रोहतांग रै से शुरू है, रावी भी रै से शुरू है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी, जो कि ऊपर जाकर चेनाब नदी में, किसमें? चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी, ओके। अब रोहतांग दर्रा के नीचे है जी व्यास कुंड। क्या जी? व्यास कुंड। ये कहाँ पर है जी? ये भी हिमाचल प्रदेश में है जी। व्यास कुंड भी कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में है, ओके। तो व्यास कुंड से नदी निकली जी व्यास नदी, ठीक है। व्यास कुंड से कौन सी नदी निकली? व्यास नदी, जो कि नीचे कौन सी नदी में मिल गई? सतलुज नदी में। कौन सी नदी में मिल गई जी? सतलुज नदी में, ओके। अब देखिए जो मानसरोवर झील थी, मानसरोवर झील थी, तो मानसरोवर झील के नीचे ही जब हम आते हैं दक्षिण की तरफ, मानसरोवर झील के जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो एक राकसताल नाम से एक दर्रा है, राकसताल दर्रा। ये कहाँ पर है जी? तिब्बत में, ठीक है जी। इससे एक नदी निकलती है, कौन सी? सतलुज नदी। कौन सी नदी निकलती है जी? सतलुज नदी, जो कि आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है जी। याद रखिए राकसताल दर्रा कहाँ पर है जी? तिब्बत में, ठीक है। मानसरोवर झील के दक्षिण की तरफ, ठीक है। राकसताल दर्रा, इससे निकल ली सतलुज नदी, और सतलुज नदी में ऊपर से आगे मिल गई व्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकली है, ओके। और सतलुज नदी आगे आगे जाकर मिल गई जी चेनाब नदी में, ठीक है। अब देखिए जब ये सतलुज नदी चेनाब नदी के साथ यहाँ पर ये मिल जाती है तो इसका नाम रख दिया जिन्होंने पंचनद। अब इस पंचनद की लंबाई है जी 45 किलोमीटर। कितनी लंबाई जी? 45 किलोमीटर। यहाँ से जो आपको ये दिख रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी के साथ मिल जाती है। तो ये थी इसकी बाईं सहायक नदियाँ। क्या थी? बाईं सहायक नदियाँ। और फिर ये सिंधु नदी इधर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। तो देखिए इसमें कुछ परियोजनाएं हैं नदियों पर जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो व्यास नदी है, जो कि व्यास कुंड से निकलते हैं हिमाचल प्रदेश के, जब ये सतलुज नदी के साथ मिलती है तो पंजाब के कपूरथला में एक इस पर परियोजना बनाई गई है, हरिके बांध, ठीक है। हरिके बांध, जिससे कौन सी नहर निकाली गई है जी? इंदिरा सागर नहर, ठीक है। इंदिरा सागर नहर, जो कि राजस्थान को पानी देती है, राजस्थान को ये नहर पानी उपलब्ध कराती है, ओके। याद रहेगा, पंजाब के कपूरथला के हरिके बांध से कौन सी नहर निकाली गई है जी? इंदिरा गांधी नहर, ओके। अब देखिए इन्हें आप याद कैसे रखेंगे, इन सभी को आप याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं कि जिंदगी भर झेलना पड़ेगा अगर चरस विष खा लिया तो। जिंदगी भर झेलना पड़ेगा अगर चरस विष खा लिया तो झेलना पड़ेगा, झेलना से बना जी झेलम। झेलना से क्या बना? झेलम। चरस तो च से बना जी चेनाब। च से क्या बना? चेनाब नदी, ओके। रै से बना रावी नदी, और से बना सतलुज नदी, ठीक है। और विष से क्या बना जी? व्यास नदी। तो इससे आपको क्या रहेगा जी? ये बाईं सहायक नदियाँ कंप्लीट आपको याद हो जाएगी।
तो ये था हमारा पूरा सिंधु नदी तंत्र जो हमने पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर कुछ परियोजनाएं हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इससे रिलेटेड जो है और कुछ कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर कर लेते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील में पानी कहाँ से आया? सानोखैबाब ग्लेशियर से। सानोखैबाब ग्लेशियर से नीचे कौन? कैलाश पर्वत, और देन उसके नीचे बोखरचू ग्लेशियर। इन तीनों ग्लेशियर से पानी आया किसमें? मानसरोवर झील में। देन मानसरोवर झील से निकली हमारी सिंधु नदी, और भारत में एंटर कहाँ से हुई है? दमचौक से। ठीक है, फिर दमचौक से आगे चलती है तो इसकी दाईं सहायक नदी आती है जो कि भारत में है, वो है शोक नदी, जिसे मृतकों की नदी भी बोला जाता है। और इसकी सहायक नदी है नुब्रा, जो कि सियाचिन पर्वत श्रेणियों से निकलती है, और शोक नदी लद्दाख पर्वत श्रेणियों से निकलती है। और फिर ये भारत से एग्जिट कर जाती है, कहाँ से? चिल्लास से। ठीक है, चिल्लास से। फिर आगे जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इस सिंधु नदी की सहायक नदी आती है, वो आती है गिलगिट। और फिर जब आगे चलते हैं तो इसकी सहायक नदी आती है काबुल। काबुल की सहायक नदी स्वात नदी। काबुल और स्वात दोनों कहाँ पर मिलती है? स्वात घाटी में। और स्वात घाटी को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग भी बोला जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो आती है कुर्रम नदी। ठीक है, कुर्रम नदी के बाद आती है गोमल नदी। ठीक है, आगे फिर ये कराची से होती हुई इधर अरब सागर में गिर जाती है। ये थी इसकी दाएं सहायक नदियाँ। अब बाएं सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में एक झील है बैरीनाग झील, यहाँ से निकलती झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा, जिस पर चलाया हुआ किशनगंगा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद बने हुए हैं। ठीक है, करंट टॉपिक काफ़ी। उसके बाद वुलर झील। वुलर झील की क्वालिटी हमने आपको बता दी, पानी ऐसे घूमकर निकलता है। ओके, निर्माण कैसे हुआ पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, झेलम नदी आगे मिल जाती है चेनाब नदी में। चेनाब नदी कहाँ से निकली? बाड़ा लाचा दर्रा, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से दो नदियाँ निकली, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा के मिलन से मिली चेनाब नदी। ठीक है, और झेलम नदी इसके साथ कहाँ मिली? पाकिस्तान में एक जगह झंडा नाम से एक जगह जिसको झंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो झेलम नदी और चेनाब नदी कहाँ पर मिली? झंडा नाम की जगह पाकिस्तान में, झंग भी बोला जाता है, ये याद रखें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा रै से शुरू और रै से आती है रावी नदी। ठीक, रोहतांग दर्रा से निकली रावी नदी, जो कि ऊपर किसमें? चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब रोहतांग दर्रा से नीचे ही है हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड। ठीक है, कौन? व्यास कुंड, इससे निकली व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी जो कि आगे सतलुज नदी में मिल जाती है, कहाँ पर? पंजाब के कपूरथला में। पंजाब के कपूरथला में। अब सतलुज नदी कहाँ से निकली? तो देखिए, ऊपर जो हमारी मानसरोवर झील है उसके दक्षिण में एक राकसताल दर्रा। राकसताल दर्रा कहाँ पर है? ये तिब्बत में। इससे नदी निकलती है सतलुज नदी, जो कि आगे जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। तो सतलुज नदी में व्यास नदी मिलती है पंजाब के कपूरथला में। यहाँ से हरिके बांध यहाँ पर विद्यमान है, जिससे निकलती है इंदिरा सागर नहर, जो कि राजस्थान को पानी उपलब्ध कराती है। तो जब ये सतलुज और ऊपर से चेनाब नदी, चेनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जब चेनाब नदी और ये सतलज नदी दोनों मिल जाती है, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आगे जो ये 45 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। ये 45 किलोमीटर जो है इधर ये पंचनद के नाम से जानी जाती है, और पाकिस्तान के मिठानकोट में जो है इसके साथ सिंधु नदी के साथ ये मिल जाती है। ओके, और फिर इधर कराची से होती हुई इधर अरब सागर में अपना जल डाल देती है। तो ये हमने इसकी क्विक रिवीजन कर ली कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम सिंधु नदी की स्थिति को हम मैप पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, विशेष में सबसे पहले इसका उद्गम आता है कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणियों में बोखरचू के निकट एक सानोखैबाब हिमनद से। ठीक है, इन तीनों से पानी आता है किसमें? मानसरोवर झील में। देन उससे क्या निकलती है? हमारी सिंधु नदी निकलती है। सिर्फ वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं। उसके बाद जी सिंधु नदी को शेरमुख या फिर सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है, शेरमुख या फिर सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? तिब्बत में। ओके, अब देखिए इसका मुहाना यानी कि जहाँ पर ये अपना जल डालती है, तो अरब सागर में सिंधु नदी अपना जल डालती है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों में है शोक नदी, गिलगिट नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास और सतलज नदी। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीछे पूछे जा चुके हैं। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई, और भारत में इसकी कुल लंबाई तो वो है 1114 किलोमीटर।
तो देखिए गाइस नेक्स्ट हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। तो ये 19 सितंबर 1960 को हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये समझौता है कैसे, समझ लें जरा। तो देखिए 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे तो दोनों ही सिंधु नदी के जल को प्रयोग कर रहे थे, दोनों में कोई आपत्ति नहीं थी। परंतु 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान दोनों में अलग अलग सरकारें बन गई, तो सिंधु नदी के जल के प्रयोग को लेकर दोनों में आपत्ति होने लगी। इसी को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने बैठक बुलाई। कहाँ पर? कराची में। और इस बैठक की मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने। इसे समझने के लिए जरा हम मैप पर चलते हैं, वहाँ पर ये अच्छे से आपको समझ आएगा। तो चलिए मैप पर चलते हैं इसके लिए। तो देखिए गाइज सिंधु नदी जल समझौता के लिए बैठक कहाँ बिठाई? कराची में। ठीक है, किसके बीच में बैठक हुई है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस बैठक की मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने। तो देखिए इस बैठक में क्या हुआ कि जो पूर्वी नदियाँ थी, कौन सी? सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी और चेनाब नदी, इन नदियों के जल का 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। इस संधि के अकॉर्डिंग 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% पानी भारत यूज़ कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। यानी कि 20% पानी भारत यूज़ तो कर सकता है, परंतु उसे उसे उसमें रनिंग वाटर सिस्टम उसे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी वो पानी को रोक नहीं सकता। ठीक है, परिवहन के लिए इन नदियों के जल का वो प्रयोग कर सकता है। और जो पश्चिमी नदियाँ थी, कौन सी? रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों नदियों के 80% जल का जो है उसका प्रयोग भारत यूज़ करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, ये था सिंधु जल समझौता। इसकी सहमति पर हस्ताक्षर किन्होंने किए जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूर खान की सहमति से संधि हुई। तो ये था सिंधु जल समझौता जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी ध्यान रखें आप। अब चलते हैं वापस वहीं हमारे क्वेश्चन पर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कोरम रेंज की मृत्यु का कारण किसे माना जाता है? और कोरम रेंज की मृत्यु के नाम से किसे जाना जाता है? तो शोक नदी को कोरम रेंज की मृत्यु के नाम से जाना जाता है। इसे मृतकों की नदी भी कहा जाता है। कारण क्या है? इसका फ्लो, इसमें पानी की स्पीड जो बाकी नदियों के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ले शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर जी पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? जहाँ पर काबुल और स्वात नदी दोनों आपस में मिलती है। कहाँ पर? स्वात घाटी में, और इसी को हम पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी वुलर झील किस प्रकार की झील है? गोकुर झील है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें जल जो है घूम कर बाहर निकलता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है? तो दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। देखिए स्टूडेंट, हम आपको ये सारी परियोजनाएं याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं। अलग अलग नदियों पर अलग अलग परियोजनाएं हैं, इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, शाबाश दुल्हा तू झेल। क्या है? शाबाश दुल्हा तू झेल। सा से बना है सलाल, बा से बना है बल बिहार, और सै से बना है सतलज। देखिए सतलज और सतलुज में फ़र्क है, सतलज। और दुल्हा से बना है दुलहस्ती परियोजना। ये चारों परियोजनाएं कौन सी नदी पर है जी? चेनाब नदी पर। ओके, चारों परियोजनाएं कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। तू झेल, तू से बना है तुलबुल परियोजना और झेल से बना झेलम नदी पर। ओके, ऐसे करके आपको ये सारी परियोजनाएं याद हो जाएंगी। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।